नाज़रीन, बहुत सी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है मुल्क में। बहुत से लोगों की जानिब से बहुत सी बातें कही जा रही हैं, जिनमें से जब कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उनकी ना सिर्फ वो बातें शेयर करूँगा बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर पूरे अपने इस व्लॉग में बाज़ाब्ता वो वीडियो फुटेज भी आपके सामने शेयर करूँगा, जिन वीडियो फुटेज पे के बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे। तो पहले तो बात करते हैं हम कमिश्नर रावलपिंडी की, लियाकत चट्टा साहब की। लियाकत चट्टा साहब को जैसे ही अरेस्ट किया गया तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि मेरे पास तमाम वीडियो प्रूफ, कॉल रिकॉर्डिंग और पिक्चरें मौजूद हैं, जिनसे साबित हो सकता है कि मुझे इन बंदों ने कहा था, किसने कहा था कि मैं इलेक्शन में धांधली करूं और इलेक्शन को मैं जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनको हरवा कर नून लीग को जितवाऊं। ये बात वहाँ पे साबित हो जाती है, और ये बात साबित होती है क्योंकि कौन उनके जो सीटों की वो बात कर रहे हैं, वो सीटें पे जितने भी अभी जीते हैं वो तमाम नून लीग के। तो वो वीडियो फुटेज अब उनके पास मौजूद है और वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि मैंने ये वीडियो फुटेज देने को तैयार हूँ। लेकिन होता क्या है, 24 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बावजूद भी कमिश्नर रावलपिंडी को अदालत पेश नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देखा जाए तो जब किसी बंदे को उठाया जाता है तो उस पर तशद्दुद किया जाता है, उससे अपना बयान बदलने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं यहाँ पे हो रहा, बात यहाँ पे नहीं रुकी, बात इससे आगे बढ़ गई। बात आगे कैसे बढ़ गई कि एक मीडिया की टीम, जिनमें से मियाँ आशीष खुद मौजूद है, मियाँ इमरान अरशद भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो मानसहरा में एक प्रिंटिंग प्रेस पे गए, तो वहाँ पे जब उन्होंने एक छापा मारा, जैसे प्रेस वालों का काम होता है कि जाके तहकीक करना, तो तहकीकात में ये साबित हुआ कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बैलेट पेपर छापे गए और उन बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर मानसहरा से नवाज शरीफ साहब को जितवाया गया। हालांकि नवाज शरीफ साहब वहाँ से जीते नहीं। तो ये तमाम प्रोसेस की तमाम चीज़ों की तमाम हक़ाइक़ की मैं वीडियो फुटेज बाज़ाब्ता आपके साथ शेयर भी करूँगा, और ना सिर्फ ये वीडियो फुटेज चलाऊँगा बल्कि मैं तमाम चीज़ों से आपको अपडेट भी करता रहूँगा कि मुल्क में असल में हो क्या रहा है। और दूसरी बात लियाकत चट्टा साहब की, तो उनकी फैमिली के अहम तरीन मेंबर्स को उठाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि वो अपना बयान बदले, या फिर वो जो सबूत उनके पास मौजूद है, जिनकी वो बात कर रहे हैं, वो सबूत आगे ना दिखाए। उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से, और उनकी चादर और चादवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जैसे कि पहले पीटीआई वर्कर के साथ हुआ है। उनके घर में छापे मारे गए, उनकी चादर और चादवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। और इसी के साथ साथ एक अहम पैगाम जो आईजी पंजाब साहब की जानिब से आया है, उन्होंने ताकतवर हलकों का नाम तो लिया, लेकिन उन्होंने इतना कह दिया कि 9 मई के वाक़या में तमाम सहूलतकारी करने और काम ये सर अंजाम देने में मुझे हुकूमत की जानिब से ऑर्डर मिला था। हुकूमत की जानिब से ऑर्डर मिला था आपको? बात तो समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये तमाम बातें एक साथ घुमा फिरा के इकट्ठी कैसे कर दी। और साथ में मैं जिक्र करता चलूँ कि इस्लामाबाद में कल शहर अफसर मरवत ने बहुत बड़ा जलसा किया। वहाँ पर पुलिस भी आई, पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शहर अफसर मरवत को अवाम ने पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने दी, बचा लिया। ये तमाम बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये तमाम बातें हकीकत पे मबनी है, और हकीकत पे मबनी किस तरह मैं तमाम चीज़ें आपके साथ अभी शेयर करूँगा, और साथ साथ एक एक करके मैं वीडियो फुटेज भी चला रहा हूँ ताकि आपको वीडियो फुटेज देख कर थोड़ा सा अंदाज़ा होता रहे। और पहले तो ये वीडियो फुटेज मैं चला रहा हूँ जो धांधली वाले पेपर छापे गए प्रिंटिंग प्रेस पे, इससे आप देख लें ताकि मज़ीद आगे अगली बात इस पर करते चलें। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा लियाकत चट्टा साहब की
कि उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद इस्लामाबाद में अभी होने क्या जा रहा है, चंद दिनों में या चंद लम्हों के अंदर अंदर हो सकता है पाकिस्तान में एक बड़ा मार्शल भी लग जाए, उसकी बात भी होगी। और साथ में कौन कौन बंदे 9 मई में मुलव्वस थे और किस तरह ये साजिश की गई और इमरान खान को अब क्या पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं, वो तमाम बातों की वीडियो फुटेज में आपके साथ शेयर करूँगा। पहले आप ये देखिए कि बैलेट पेपर किस तरह 2 नंबर तरीके से छापे गए। वो इधर ऊपर करो बेटे, रुक जाओ। लेकिन ये क्या छाप रहे हो? क्या नाम क्या आपका? कमाल नाम हो क्या गया भाई? 10 भाई 10 दिखाएं जी, ये दिखाएं कैमरा, इस तरफ कैमरा ऊपर करें मेरे NA15 मानसेहरा। अच्छा जी, ये जी बैलेट पेपर है NA15 मानसेहरा के। कौन कौन से छप चुके हैं बेटे? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हारून साहब का, बाकी कहाँ छपे? कटो भी कटो तो ये पकड़े जी, ये पकड़े जी। कटो तो वादा 15 कॉल करो 15 कॉल करें। NA15 के बैलेट पेपर जी जो छप रहे हैं वो अभी जी इलेक्शन हो चुका हुआ है और उसके साथ साथ ये इलेक्शन बाद जनाब कितना बैलेट पेपर है यहाँ पर? जनाब तमाम लक्ष्मी चौक जनाब असं बैल्ट पेपर फाड़ लेने। हाँ जी जनाब, अब देखो तफीर अहमद गुस्तासिफ खान जहाँ से नवाज शरीफ साहब हार चुके हुए और ये नवाज शरीफ साहब NA15 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या जमहूरियत का ये आलम है। नवाज शरीफ तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो फुटेज देख ली कि सहाफ़ी ने जाके कैसे उस प्रिंटिंग प्रेस को अपने कब्जे में लिए जहाँ पे जाली बैलेट पेपर प्रिंट हो रहे हैं, ताकि वोट पूरे करने, ना सिर्फ वोट पूरे किए जाए बल्कि वोट इजाफी करके जितवाया जा सके। अब किसको जितवाना है? कौन है जिसके पास सिर्फ 24 सीटें हैं और उन्हें 100 के नज़दीक ले गई उनकी सीटें, बाकी सीटें कहाँ से आई उनके पास? तो नाज़रीन, इस तमाम सीटें इस तरह आई। और मरीम साहिबा सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त ये है, कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटों में 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या चीज़ें हो सकती हैं, अल्लाह ताला खैर करे। कहा जा रहा है जनाब इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, या फिर दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। उसके लिए जो दलील दी जा रही है वो ये दी जा रही है सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई है, तमाम जजेस के चैम्बर्स खोल दिए गए, आला अदलिया के जजेस की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स, अहम मकामात का कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभाल लिया है। SSU, पुलिस, रेंजर्स हाई अलर्ट हैं। तमाम अहम इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस क्लब्स और दीगर जगहों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहुत भारी नफरी तैनात है। वाटर कैनन गाड़ियां भी मौजूद हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम फरमाए, आमीन। ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो बताई जा रही है। इनमें से एक चीज तो हुई है, एक चीज हुई है, वो ये हुई है, वो जो निशानियां होती है ना, जो इमरजेंसी की तरफ या किसी भी गैर मामूली हालात की तरफ जा रही होती है, उनमें से एक निशानी है जो पूरी हो चुकी हुई है। वो ये है कि ट्विटर को बंद कर दिया गया। ये वो निशानी है जो आज से पहले कभी अमल में नहीं आई। और आप शायद ये सोच रहे हो कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ट्विटर ही तो है। नाज़रीन याद रखिएगा, ये बात मैं हर दफा कहता हूँ, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है। जब कभी इससे पहले मार्शल लॉ लगा, जैसे की बात हुई, तो होता यह था कि PTV पे कब्जा कर लिया जाता था। अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चैनल्स बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो चैनल्स कंट्रोल्ड है। उन चैनल्स में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना तप्पड़ नहीं है कि वो खुद से कुछ ऐसा कर सके या हुक्म के खिलाफ वर्जी कर सके। वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है। मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। रह गया पीछे सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में भी जो ट्विटर है वो एक ऐसी जगह है जहां पे आपके पाकिस्तान का हर सहाफी बैठा हुआ है। जो खबर है वो शायद टीवी पर लेट पहुंचती हो, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर, या एक्स जिसे कहते हैं, उस पर सबसे पहले पहुंचती है। ट्विटर बंद है। ट्विटर पिछले 24 घंटे से बंद है और न जाने कितनी और देर बंद रहेगा। जितने भी सहाफी हैं वो खबर को नहीं पहुंचा पा रहे। अलबत्ता दूसरा जरिया है यूट्यूब, लेकिन इसकी भी कसम नहीं खा सकते कि ये कब तक ऑन रहता है। ये जो सोशल मीडिया की बंदिश है, और अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई। ये नहीं बताया गया कि होगा क्या, क्यों बंद है, वजह क्या है इसकी, कुछ नहीं पता, लेकिन बंद है पाकिस्तान के अंदर। अब नाज़रीन, क्या ये जो बाकी बातें लिखी हुई हैं, क्या वैसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई हुई है, तमाम जजेस के चैम्बर्स खोल दिए गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस खबर को मैंने कंफर्म किया। ये सुबह से ये चीज फ्लोट हो रही है,
सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है ये मैसेज, ऐसा कुछ नहीं है। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स के यहाँ मकामात की सिक्योरिटी बीफ्ड अप कर दी गई है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी बड़ी ज़रूर है, बिकॉज आपको पता है आजकल लीडर्स की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जोड़ तोड़ हो रही है, सियासी दाव पेच खेले जा रहे हैं, हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें हो रही हैं, तो जो बड़े लेवल के लीडर्स हैं वो आ जा रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी ज़रा बढ़ाई गई है। अलबत्ता ऐसा कोई मसला नहीं है कि वाटर कैनल पहुंच गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इस मैसेज पे गौर नहीं करना। लेकिन दोस्तों, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है उसमें वो ये है कि ये क्या हो रहा है, ये जो सूरत हाल बन गई है इस वक्त कि ट्विटर को बंद किया हुआ, क्यों किया हुआ? मेन स्ट्रीम मीडिया इतना कंट्रोल्ड है, मैं आपको बताऊं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को बता दिया गया है आपने इलेक्शन के ऊपर जो धांधली का इल्जाम है इस पे बात नहीं करनी, आपने इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं लेना, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक का नाम नहीं लेना, यहां तक के अहकामात है नाज़रीन। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आपको खबर नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पे इल्जाम ये लगता है कि देखिए जनाब, यहां पे तो हर कोई साफी बना फिर रहा है, बेतुकी बेपर की छोड़ रहा होता है। भैया, बेपर की कुछ लोग छोड़ते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम वो आपकी तरह कंट्रोल्ड नहीं है। आपकी तरह आप ऊपर से फोन आता है और आपकी कापें टांग जाती हैं, वो सिलसिला नहीं है, या आपकी तरह से उनको नवाजिशात नहीं है। जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स, सहाफ़ी खबरें देते हैं, उनकी कमाई का सिर्फ एक जरिया होता है, ये जो यूट्यूब ऐड चलाता है ना, उससे उनकी कमाई होती है, दैट्स ऑल। उसी से उनका गुजारा होता है, उसी से उनका घर चलता है। वो उन मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह उनको ऊपर से लिफाफे या पैसे नहीं आते हैं भर भर के, कि जिनके ऊपर वो अपना बयानिया बदल देते हैं और आवाम को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। तो इतना मैं उनके हक में बोलूंगा कि हाँ, मैं मानता हूं थोड़ी सनसनी फैलाते हैं, ये वो ऐसा करते हैं, लेकिन कम से कम अगर वो 100 बातें कर रहे हैं उसमें से 50-60 बातें सही होती हैं, ना कि इसके कि वो बात करें ही ना। लेकिन अब सवाल यह है कि जो अगला काम किया जाएगा वो किया जाएगा, इसको रोका जाएगा, इस पर पाबंदी लगाई जाएगी, वो मुझे नजर आ रहा है। शायद ऐसा हो रहा है। ट्विटर बंद है, 24 घंटे से कब खुलेगा? आखिरी खबर मैं आपको ये देता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको पहले बताया था, मरकज में और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया हुआ है। उसके लिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने का फैसला किया, ना कि MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से उन्होंने इत्तेहाद नहीं करना। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इमरान खान और उनकी जो दीगर क़यादत है, सियासी क़यादत, वो तो चाहती है कि MWM से इत्तेहाद हो, लेकिन जो वकला हैं तहरीक इंसाफ के, वो नहीं ऐसा चाहते। वैसे तो अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि उनका सियासी फैसला है ये, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक ये भी दी जाती है कि MWM से इत्तेहाद की वजह से सऊदी अरब खुश नहीं था, दीगर जो हमारी इस्लामी रियासतें हैं वो खुश नहीं थी, क्योंकि बेसिकली एक शिया जमात है, शिया डोमिनेंट जमात है। और ये कहा जा रहा था कि जो हुकूमत बनेगी, अगर कल को इमरान खान हुकूमत बना लेते हैं MWM से इत्तेहाद करके, तो वो उस पर शिया इन्फ्लुएंस होगा, उसमें ईरानी इन्फ्लुएंस होगा, ये कहा जा रहा था। तो उस पर एक एतराज था, सऊदी अरब को भी एतराज था। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने फिर तर्क करके ये फैसला उन्होंने सुन्नी इत्तेहादों को चुना, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद भी जो है वो एक खास फिरके की जमात है, नाम से ही जाहिर है सुन्नी इत्तेहाद। लेकिन चूंकि अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अक्सरियत में है और सऊदी अरब को भी मसला नहीं होगा इस सूरत हाल से, तो उन्होंने ये इसको मुनासिब समझा। और राजा नासिर अब्बास जो MWM के सरबराह हैं, उन्होंने भी एतराज नहीं किया, सिचुएशन को समझते हुए कि बात यहाँ पे फिरके की नहीं हो रही, बात यहाँ पाकिस्तान की हो रही है। और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फिर उन्होंने फैसला किया कि कोई बात नहीं, चूंकि लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी हुई है कि अब हम जो है वो ऐसा करेंगे कि मिलके बनाएंगे हुकूमत अपनी। तो ठीक है, इनके पास नंबर्स अगर पूरे हैं तो हुकूमत बना लेंगे। तहरीक इंसाफ सरप्राइज दे सकती, उन्होंने पहले भी सरप्राइज दिया, हमें लगता था ये लोग इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, उन्होंने जीत के दिखाया। मुझे लगता है कि अगर ये कह रहे हैं कि नंबर पूरे हो गए हैं, तो फिर किसी न किसी सरप्राइज का भी वेट करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद। खास तौर पर नवाज शरीफ और PML नून के लोगों को बहुत जल्दी होती है कि बिना ओहदा मिले, बिना कुछ हुए तकरीरें शुरू कर देते हैं और हारने पर भी विनिंग स्पीच देना इनका के लिए इस तरह हो गया जैसे मजाक है। और ये मजाक आपसे नहीं कर रहे जी, ये तब से कर रहे जब से ये हुकूमत में आए, ये सियासत में आए। मरीम साहिबा भी बड़ी खलूस के साथ ये बातें कर रही है कि कोई मसला नहीं है, हमारी कोशिश होगी कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ये किसी से डरे नहीं, किसी से प्रेशराइज ना हो और ये हकायक का
के साथ रहें, ये सच के साथ रहें और इन्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही इन पे किसी किस्म का दबाव डालने दिया जाएगा और इनकी हर तरह से कानूनी तौर पर मदद की जाएगी। तो मदद इस तरह होती है, मेरा सवाल मरीम साहिबा से है कि मदद इस तरह होती है कि अगर कमिश्नर मदद इस तरह होती है कि अगर कमिश्नर रावलपिंडी एतराफ़ जुर्म कर रहा है तो उससे पकड़कर अदालत में पेश करने की बजाय उसके घर वालों को उठाया जा रहा है, उन्हें अगवा किया जा रहा है और ना सिर्फ उन्हें अगवा किया जा रहा है बल्कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है ताकि लियाकत चट्टा अपने बयान से मुनारफ हो जाए, वो बयान चेंज करेगा, जहाँ वो जो उसके पास प्रूफ है वो सामने ना लेके। तो ये मदद हो रही है। अगर इस तरह की आप मदद करते हो तो ये तो सारी बातें सबको पता है कि आप किस तरह की मदद करते हो। आपके पास तो वीडियो के अंबार है जो आप बाद में शेयर करना शुरू कर देते हो जब भी आपकी बात नहीं मानता। ये काम तो आपका है और ये वतीरा आपका हमेशा रहेगा। अब करते हैं दूसरी बात। शेर अफजल मरवा जब इस्लामाबाद में आया, कल उसने इस्लामाबाद में जलसा किया और जलसे के दौरान क्या हवाले ये तमाम चीज़ें हमारे एक सहाफ़ी भाई ने कैप्चर की है, उस पर तमाम डिबेट की है, वो तमाम वो हक़ाइक़ को सामने रखते हुए वो पूरी वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो फुटेज देखिए कि शेर अफजल खान मरवत, जो आपको पता है कि कल उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की रैली निकाली, एहतजाज किया, एहतजाज को लीड किया, उनका पुलिस के साथ आमना सामना भी हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में वर्कर वहां पर मौजूद थे। वो शेर अफजल मरवत को पुलिस के चुंगल से छुड़ा कर ले गए। तो रात के वक्त पुलिस ने शेर अफजल खान मरवत के घर के ऊपर रेड किया। शेर अफजल खान वहां से अपने आप को बचा कर निकलने में कामयाब हो गए, एक महफूज मकाम पर चले गए। लेकिन आज शोएब शाहीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि मैं इस रेड की मजम्मत करता हूं और इस मामले को आइन और कानून की रोशनी में हम अदालत के अंदर लेकर जाएंगे और जो इस्लामाबाद के आईजी हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके से चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल किया है। आगे आ जाए जी, अली अमीन गंडापुर जो कि नामजद है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। तो अभी थोड़ी देर कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और उमर अयूब ने आलमी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यहां पर एक मुल्क और दो कानून है। एक ऐसे शख्स की दरखास्त पर हमारी पार्टी खत्म कर दी गई है जिसका पार्टी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, और दूसरी पार्टियां जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया था उनको सिर्फ जुर्माने हुए और कुछ भी नहीं हुआ और उनसे उनका इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया। और भी बहुत सी बातें उन्होंने डिटेल के अंदर की हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर मैचेस चल रहे हैं PSL के, वहां पे नारे शारे लग रहे हैं। एक तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि आप लोगों की आवाज को मत दबाएं। जब आप लोगों को पुरअमन एहतजाज करने से रोकेंगे, जब आप ट्विटर बंद कर देंगे, जब लोग आवाज नहीं निकाल सकेंगे तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनको मिलता है जहां पर उनको लगता है कि हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो लोग फिर वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। बहरहाल मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, PSL पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान का नाम रोशन होता है पूरी दुनिया के सामने इस ब्रांड से, तो हमें इस ब्रांड को प्रमोट करना है, इसको हमें आगे लेकर चलना है। तो कोशिश करें कि खेल को एंजॉय करें, लेकिन आपका ये हक है, ये जमहूरी मुल्क है। आप आजादाना तौर पर अगर किसी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आगे आते जी, मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने एक बड़ा अहम ऐलान कर दिया, नून लीग से इनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा जी रावलपिंडी के कमिश्नर ने जो बयान दिया है और जो इस्तीफा दिया है उसके बाद मजीद बहरान पैदा हो गए हैं और इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास किसी किस्म का कोई हल नहीं है। हल सिर्फ एक है कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए मुल्क को आगे बढ़ने दें। बिलावल भुट्टो साहब ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी मुझे ये कहा गया कि आप हमें 3 साल दें, 3 साल हमारा वजीर आजम होगा और 3 साल के बाद आप वजीर आजम बन जाएंगे, यानी कि 2 साल के लिए आप वजीर आजम होंगे। तो बिलावल ने कहा जी मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाहता, मैं मुंतखब होकर पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करना चाहता हूं, पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहता हूं। शोएब शाहीन साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने फॉर्म 45 शेयर किए हैं, उनकी तस्दीक दूसरी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनके पास जो फॉर्म 45 है उनके साथ की जा सकती है। नून लीग के मौकफ में अगर कोई सच है तो नून लीग के उम्मीदवार
अपने फॉर्म 45 शेयर कर कर हमें गलत साबित कर दें। ये बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। देखें, तो नाज़रीन, आपने वीडियो फुटेज देख ली। सोचें कि नून लीग का भी एमपीए या कोई एमएलए जीता है या कोई पार्टी का जीता है, वो अगर जलसा करता है तो उसे रोकने के लिए पुलिस तो नहीं आई, ना ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो ये सारा कुछ पीटीआई वर्कर के साथ भी हो रहा है। अब तो वो जीता है, वो अपने हल्के से अच्छी खासी लीड से जीता है, वो एमएनए है अपने हल्के का। तो एमएनए को पकड़ने के लिए पुलिस भी, जहाँ तो एक काउंसलर को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं जाती, तो एमएनए को पकड़ने के लिए पुलिस क्यों भेजी गई, और पुलिस किसके कहने पे गई? असल में नाज़रीन मसला यहाँ पे है कि जो बंदा ये तमाम काम करवा रहा है उसका नाम कोई नहीं ले रहा, उस पर बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि ये तमाम बात जो करवा रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है। वो क्यों करवा रही है? वो इसलिए करवा रही है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया था कि मुझे आर्मी चीफ और हमारे तमाम सियासी पार्टियों और फैज़ हमीद साहब ने मिलकर, हम सब ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराई है, तो इस बात को दबाने के लिए कमिश्नर को सामने किया। अब कमिश्नर की बात को दबाने के लिए शेर अफजल मरवत पे पुलिस भेजी गई, और उसको छुपाने के लिए मानसेरा वाला कट्टा खोला गया कि वहाँ पे बैलेट पेपर छापे गए। अब उस कट्टे को छुपाने के लिए कमिश्नर के फैमिली मेम्बर को उठाना शुरू कर दिया। तो ये कौन कर रहा है? किसकी जरूरत होती है इतनी कि किसी के घर में घुस के 20वें स्केल के ऑफिसर के घर में घुसने की किसकी हैसियत है? कौन घुस के इस तरह के काम कर सकता है? कोई बंदा इसका नाम नहीं लेगा, कोई बंदा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और चीफ जस्टिस साहब भी अपनी तरफ से बातें किए जा रहे हैं कि वो हमने निशान इसलिए लिया पीटीआई का कि उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे, हम नहीं चाहते थे कि वो पढ़े लिखे लोग तो चाहते थे कि मिले, लेकिन हमने लिया कि शायद वोट कम मिले, वो ये हार जाए, लेकिन ये हारा नहीं, फिर भी जीत गया। तो आपको किस कानून के तहत आपने उनसे निशान लिया? अगर निशान लेने की ऐसी बात थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बिना पे आपने निशान लिया, तो आपको बाकी पार्टियों को भी लेना चाहिए। जहाँ पे बाप से बात बेटा, बेटे के बाद बेटी, बेटी की बात बेटा, आगे निकलते जा रही है सियासत, तो उनके निशान क्यों नहीं लिए गए? तो इन तमाम चीज़ों पे अगर बात करने बैठे तो मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे भी कम होंगे, 24 घंटे भी ज़्यादा हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कि अगर हम इन तमाम फैक्ट को सामने रखते हुए बात करें तो 24 घंटे भी हमारा व्लॉग में हमारी बात चलती रहे, लेकिन व्लॉग ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मसाइल इतने बना दिए गए मुल्क में, टेंशन इतनी बना दी गई है कि किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि असल में कहानी किस रूप पे जा रही है। ये लोग बारहा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को या तो अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर लिए जाए, या आवाम का माइंड, उसका सोच, उस आवाम की सोच और आवाम का ध्यान किसी और तरफ लगाकर इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए। ये पुलिस ये चल रही है। और हो सकता है शेर अफजल मरवत का जो अभी ट्वीट आया उसके मुताबिक जो उसने कहा कि मेरा लैपटॉप उठा लिया गया है, चोरी कर लिया गया है, और अगर इसके बाद मेरे लैपटॉप पे कोई भी तौहीन आमेज़ या किसी किस्म की भी ऐसी बात सामने आती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। तो लैपटॉप उठाने वाला कौन है? किसने किया चोरी? सबको पता है कि ये हमारी पाक आर्मी, जिसे हम पाक आर्मी कहते हैं, बचपन से जिसकी कदर करते आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वही करवा रही है, हमारी एजेंसियाँ करवा रही है। लेकिन एजेंसियों का नाम लेने की हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो सबको डर है कि वीगो डाला आएगा। और ये अगर इनको इतना ही शौक है सियासत में अमल दखल करने का, सियासत दानों को पकड़ दकड़ करने का, उनके घरों में डाले बीज कर उनके चादरों चादवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करने का, उनकी औरतों को नंगा करने का, तो ये खुद सियासत में आए और फिर इनकी औरतों, इनके साथ भी यही सलूक हो, इनके घर में वीगो डाले जाए, इनकी और चादरों चादवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किए जाए, इनकी औरतों को भी नंगा किए जाए, फिर इन्हें एहसास हो कि मुल्क में हो क्या रहा है। क्योंकि आज तक 71 में जब बांग्लादेश लहदा हुआ तो बांग्लादेश में ये काम हुआ था कि उनकी औरतों को बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा गया था। वो काम 2022 में और 2023 में पाकिस्तान में हुआ है। पीटीआई को
वर्कर्स को, औरतों को बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा गया है। आज तक नहीं ऐसा हुआ। मेरी लाइफ में तो आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा कि ये पे औरत को पकड़कर बालों से घसीटा गया और सड़कों पर। और रही बात 9 मई की वाक़या, तो नाज़रीन इससे बड़ा एक वाक़या होने वाला है पाकिस्तान में। आपको आगाह करता चलूँ कि इससे बड़ा वाक़या पाकिस्तान में होने जा रहा है कि अवाम 9 मई को भूल जाए। और ये भी हो सकता है जे मुमकिन है कि पाकिस्तान के 2 हिस्से मज़ीद, एक हिस्सा और हो जाए, मज़ीद हिस्से कर दिए जाए, पाकिस्तान और टूटे। और इससे तोड़ने में, जैसे पहले तोड़ने में हमारी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, अब भी उन्हीं का होगा। तो इसलिए इस चीज़ से बचिए। और अब मैं वो वीडियो फुटेज चलाने वाला हूँ जिसमें इस्लामाबाद में होने वाले बड़े चेंजिंग हो सकता है, वहाँ पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए। उसके मतलब जो भी तहकीकात करके की गई है, जो हमारे साथी दोस्त ने उस पर बात की, वो बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो वीडियो फुटेज देखिए। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी का खानदान उठा लिया गया है, उनके ब्रदर इन लॉ को भी अगवा कर लिया गया है। 24 घंटे गुजरने के बाद चीफ कमिश्नर को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया जो कानून के मुताबिक लाजिम है। कल उनको गिरफ्तार किया गया था, अभी तक वो किसी अदालत में पेश नहीं हुए। कल पेश होते हैं या नहीं ये पता चलेगा। जाहिर है जब किसी को गायब कर लिया जाता है तो तशद्दुद किया जाता है, मारा जाता है और उसको बयान बदलने पे मजबूर किया जाता है। नाज़रीन मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूँ। बताने वाले ये बता रहे हैं कि कमिश्नर के पास सबूत मौजूद है। जाहिर के कॉल रिकॉर्ड्स भी होंगे, मैसेजेस भी होंगे, सबको कैसे हैंडल करना है सब कुछ होगा। पाकिस्तान में बड़ा कैजुअली सब कुछ किया जाता है। हमारी एजेंसियां इस तरह नहीं है जैसे इंटरनेशनल एजेंसियां होती है, बहुत रिफाइंड, कोई सबूत नहीं छोड़ती। यहाँ सबूत छोड़ दिए जाते हैं सिर्फ इस भरोसे पर कि हमारा खौफ इतना है कि कभी वो सबूत सामने नहीं आएंगे। कमिश्नर के पास सबूत सारे मौजूद हैं जिसकी वो ट्रेल भी दे सकता है। तो उसने ये सबूत किसके पास रखवाए, ये मैसेजेस किसको फॉरवर्ड किए होंगे, ये अपना फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर किसको दिया होगा। इस वजह से कमिश्नर के पूरे खानदान के ऊपर क़यामत ढा दी गई है। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि जिसको भी उसने सबूत दिए या जिसके साथ कोई बातें शेयर की हैं हमें पता चल जाए। और नंबर 2, इसकी फैमिली को उठाया जाए, खासतौर पर ब्रदर इन लॉ को जब उठाएंगे बहनों का रिश्ता बचाने के लिए या किसी बहन का रिश्ता बचाने के लिए शायद यू टर्न ले लेगा। डबल गेम खेली जा रही है, जबकि किसी छापे की जरूरत नहीं है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मैं सुबह एक शॉट भी कर चुका हूं। कमिश्नर ने इल्जाम लगाया है, उसको झूठा साबित करना है। उसने 13 सीटों का कोई भी रैंडम 4 सीटें चूज करो, मीडिया बुला लो, फॉर्म 45 सबके सामने, तहरीक इंसाफ का, तहरीक लब्बैक का और 3-4 जमातों का सारे इकट्ठे करो, फॉर्म 45। इलेक्शन कमीशन अपना ना रखे क्योंकि वो तो क्वेश्चनेबल हो गया ना। सबके आपस में मैच करें, ज्यादा जिस तरह भी मैच हो रहे हो, ज्यादा जमातों के जिसके साथ भी मैच हो रहे हो, उसके मुताबिक नतीजा जाहिर कर दें। बस सिंपल ये है, किसी सबूत की जरूरत नहीं। काजी फायद ईसा साहब कल जो केस सुनने जा रहे हैं कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, इसमें ये पिटीशन ये कहकर मुस्तरद करेंगे कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं, या कोई फैसला अगर तफसीली भी देंगे तो इस इलेक्शन को बिल्कुल ही वो काबिल कबूल बना देंगे अपने फैसले के जरिए। ये साजिश के तहत ये केस लगाया गया है, इसको बगैर सुने डिसमिस करना चाहिए कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। ऐसा कैसे आप ब्लेटेंट एक अपील कर सकते हैं कि पूरा इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाए। सिर्फ इलेक्शन को क्लीन चिट देने के लिए ये केस लगाया गया है और कोई दूसरी वजह नहीं है। ये जो आपको डरा रहे हैं कि इलेक्शन को कलअदम करार दे देंगे, केयर टेकर हुकूमत चलती रहेगी, इनका दिमाग खराब है, ऐसे हो ही नहीं सकता। कुछ लोग इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं कि ये लगने लगा है। इस वक्त सिवाय इसके इमरजेंसी इतनी लग सकती है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करके जब ये अपना सदर बना लें तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजाय इसके कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर को बर्दाश्त किया जाए, गवर्नर के जरिए वहां पे गवर्नर रूल नाफिज कर दिया जाए। यहाँ इतना तो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने तमाम घोड़े एक जगह पे इकट्ठे कर लिए हैं, अदालतें इनके कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है, फैसला इन्होंने जो करना था कर लिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग को इन्होंने मरकज में और 2 सूबों में हुकूमत देनी है, बल्कि 3 सूबों में हुकूमत देनी है। बलोचिस्तान में भी इन्हीं की कोalition बनवाई जा रही है। यानी मुकम्मल कंट्रोल इन 2 जमातों के हवाले करना है और इन 2 जमातों को पीछे से बैठ के कंट्रोल करके बड़े साहब हुकूमत करना चाहते हैं। जब भी ताकतवर हल्कों को शिकस्त होने लगी और अवाम की बालादस्ती करीब आई, नवाज शरीफ ने हमेशा कंधा प्रोवाइड किया है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने अभी मुकम्मल कंधा प्रोवाइड कर दिया है। ये 2 साल पहले से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जरदारी के साथ कि जरदारी ने भी कंधे अपने फराहम करना शुरू किए और ऐसे फराहम किए कि नवाज शरीफ को भी पीछे छोड़ दिया। अब आप जरा ये चेक करें कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला किन लोगों से है। एक जाली स्क्रीनशॉट लिया गया व्हाट्सएप चैट का कि जी देखें पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, अरसलान खालिद जो सोशल मीडिया टीम के हेड हैं, वो लियाकत चट्टा से उनकी बात हुई और वो सबको कह रहे हैं कि सबको तैयार करो, साथियों को तैयार करो, हामिद और इमरान और सिद्दीक को भी तैयार करो। लेकिन एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और एक ये कोशिश भी नहीं करते कि ये जो दूसरा स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है, यहाँ अरसलान खालिद की आप स्पेलिंग पढ़ें। अरसलान खालिद
ARSALN कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, अरसलान भी सही नहीं लिखा हुआ, इन्होंने फोटोशॉप किया है। आप ये चेक कर सकते हैं, ऊपर सर इफ्तिखार दुरानी से नीचे आए तो आपको स्पेलिंग नजर आएंगे। अब आप यहाँ देखें स्पेलिंग, यहाँ तो ठीक एडिट कर ली है स्पेलिंग, लेकिन जब एडिटिंग यहाँ कर रहे थे तो एडिट करने वाले से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और यहाँ उन्होंने चिपका दिया। वहीं पे नीचे देखें तो स्पेलिंग ठीक है, यानी नीचे उसने स्पेलिंग ठीक की है, लेकिन ऊपर स्पेलिंग उसने गलत कर दिए, यानी इनसे फोटोशॉप भी दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ। और इसके ऊपर आके नून लीग के 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। अजमा बुखारी, अता तारड़, मरीम औरंगजेब आके बैठ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी इस जाली स्क्रीनशॉट के ऊपर। ये किसी तरीके से कमिश्नर के पीटीआई से राब्ते थे, ये साबित करना चाह रहे हैं। वो कमिश्नर जो रावलपिंडी में होते हुए तहरीक इंसाफ को एक जलसा तक नहीं करने दिया जा रहा था, लियाकत बाग तक में जलसे की इजाजत नहीं थी, तहरीक इंसाफ के लोगों पे 3 MPO के ऑर्डर अपने अफसरों से जारी करवा रहा था, बार बार करवा रहा था। कह रहे हैं कि वो कमिश्नर तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में था और उसने ये सब कुछ किया, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं। अगर होता अब तक कॉलों का रिकॉर्ड निकल के आ जाता। अब ये छापे क्यों मार रहे हैं? छापे से मार रहे हैं कि कमिश्नर ने इलेक्शन के बाद, यानी इलेक्शन की रात से लेकर अब तक जितने भी अपने रिश्तेदारों से राब्ता किया है, या उसका फोन क्योंकि उसके पास था, जिस चीज से वो मिला है, उन सब के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, ताकि मालूम किया जाए कि उसने क्या क्या मालूमात किस किस के साथ शेयर की हैं। आपके दिल में चोर नहीं है तो आप ये क्यों कर रहे हैं? यही जवाब इनके पास नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जो लोग दावा कर रहे हैं कि चीफ कमिश्नर का इलेक्शन के प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, जरा वो उसका अपना बयान सुनिए इलेक्शन से सिर्फ 1-2 दिन पहले का। आज चूंकि हमारा पूरी डिवीजन में जो इलेक्शन मटेरियल है प्लस बैलेट पेपर्स है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हैंडओवर किए जा रहे हैं और उनको गाड़ियों के जरिए अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। उसमें पुलिस और आर्मी दोनों उनको एस्कॉर्ट करके वहां पे लेके जाएंगे। इसी तरह कल जब सारा रिजल्ट मुकम्मल हो जाएगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आर्मी और पुलिस की जेर निगरानी वापस आरओ के ऑफिस तक लाया जाएगा, जहां से सारा रिजल्ट जो है ना वो कंपाइल होकर डिक्लेयर होगा। तो आज मैंने और आरपीओ ने मिलकर हमने चकवाल, झेलम, गुजरहां का हमने सारा विजिट किया है। हर जगह पे हमारा तमाम जो पोलिंग मटेरियल है वो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से दिया जा रहा है और उनको ये खुद कह रहा है, सब कुछ बता रहा है कि प्रोसेस ये कैसे करेगा। और आरपीओ के साथ मिलके, आरपीओ रावलपिंडी के साथ मिलके इसने दौरा किया हर इलाके का। अब आपको पता है कि आरपीओ रावलपिंडी भी फरार है। इतलात ये है कि वो लंदन चला गया है। उसने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना था, लेकिन एक दिन पहले वो लंदन चला गया, फैमिली के साथ लंदन चला गया। क्या ये महज इत्तेफाक है? 2 ही बातें हो सकती है ना, या तो उसको पैसा जैसा दे के, शॉपिंग के पैसे दे के, होटल बुक करा के कहो जाओ याशी करो, तो मैच करो, कुछ अर्सा कर रहा हो वहां पे, या फिर वो डर के भाग गया है कि हकायक सामने आ जाएंगे और मेरे भी घर में छापे ना पड़े, वो अपनी फैमिली को लेकर लंदन चला गया। दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है ना। इस तरह से ये वारदात डाली गई है। और ये जरा आप चेक करें, जो सबसे बड़ा वारदातिया है पाकिस्तान में इस वक्त, इसने जब बल्ले के निशान का फैसला दिया तो ये अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तान में लोग अनपढ़ हैं, वो निशान दे के वोट देखते हैं, और इसका सबूत आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूं। Election matters, I'll have to give you a little bit of background. By a particular date, if your election process was not completed, you would contest as an individual. You won't get the party symbol. Every political party gets a symbol. Whatever for instance, People's Party has a arrow, and Muslim League has a lion, and Tehreek Insaf has a bat. So people generally with literacy level, they want the party symbol with a name they don't want, because they want the party support. So people generally with literacy level, they want the party symbol with a name they don't want, because they want. पाकिस्तान में तालीम की कमी है, इसलिए लोगों को इंतखाबी निशान चाहिए होता है, वो नाम नहीं पढ़ सकते। ये बल्ले के निशान का फैसला देने से पहले काजी का इंटरव्यू है। काजी को पता था कि काजी ने क्या किया है। काजी को पता था कि वो उन लोगों से जो पढ़े लिखे नहीं है वोट डालने का हक छीन रहा है। और 2.5 करोड़ लोग तो सिर्फ पंजाब में हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, वो नाम नहीं पढ़ सकते, वो बिल्कुल ऐसे इलिटरेट हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो किसी का नाम ढूंढेंगे, फिर उसका निशान ढूंढेंगे। उन्हें बस बता दो यार बल्ला है, ये बल्ला है, इस पे जाके वोट कर दो, वो आके वोट कर देंगे। ये काजी ने जानबूझ के वारदात डाली थी, जिसका ये सबूत है काजी का अपना इंटरव्यू, कि वो जानता था। या तो होना कि वो हमेशा कह देता है, और अभी इतलात आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, मैं देखा था कि इमरान रियाज खान ने भी इस पे ट्वीट किया है कि काजी साहब पहले वहां खड़े डिजिटल जो जर्नलिस्ट खड़े थे उनसे डिस्कशन करते रहे कमिश्नर के बयान के ऊपर, लेकिन जब इंटरव्यू शुरू हुआ, काजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तो काजी साहब बिल्कुल अनजान बन गए। क्या हुआ है, कौन है कमिश्नर, क्या बात हुई है, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, ऐसे करना शुरू हो गए। अब इतना बड़ा फ्रॉडी और नौसरबाज पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन गया है। पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन इस टाइम में बड़ी तकलीफ में हूं। कमिश्नर रावलपिंडी की अपनी जुबानी मैंने पाकिस्तानी कौम की पीठ में छुरा घोंपा है, इस शख्स ने भी पाकिस्तानी कौम की पीठ में छुरा घोंपा है, इसलिए इस शख्स को कॉल आउट करना बड़ा जरूरी है। अब एक ही तरीका है, फॉर्म 45 की गिनती के फौरन ऑर्डर हों और इसके मुताबिक पहले नतायज आए, फिर इन सब हरकतों की जिम्मेदारी किसी पर तवायद होनी है, उन अफसरान के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। ये इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी हो, जिसमें काजी फायरिसा का हमख्याल ग्रुप ना हो, बल्कि आजाद जजेस हों, हमख्याल जजेस ना हो। वो इंक्वायरी करे और इनको सजाएं दें। फिर एक बार इनको सजाएं हो गई, देखें पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि आईएसआई और फौज के बारे में बात नहीं कर सकते, हम तस्लीम कर लेते हैं इस चीज को,
लेकिन अगर आपने आरओस को, डीआरओस को सजाएं दे दी तो आज के बाद कोई भी इस तरह से ऊपर से आए हुक्म को नहीं मानेगा। सब कहेंगे भाई कल को हमें सजा हो जानी है, हम नहीं मानते, या हमें इन राइटिंग दो। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो फुटेज भी देखी। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि, और आपको मैं साफ बात करता चलूँ कि मैं ये तमाम बातें मन गलत नहीं कर रहा, या अपनी जानिब से नहीं कर रहा, या आपके व्यूज़ की खतर नहीं कर रहा। मुझे पता है कि आपने मेरे व्यूज़ नहीं देने, आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखी, मुझे पता है। लेकिन जो हक़ायक़ है, मेरा मकसद है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँ, आपको तमाम सच्चाई, तमाम बातें आपके साथ शेयर करता रहूँ, और आपको अपडेट करता रहूँ कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं और कौन लेके जा रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तमाम चीज़ों पे निशानदही आपके साथ आपको करके देता रहूँ, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे और आप लोग इस चीज़ को बखूबी अंदाज़ा लगाते रहें कि पाकिस्तान में असल में होने के जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें नोट करते रहें और कोशिश कीजिएगा आप किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि मुल्क में जो काम हो रहा है ये तमाम एक प्रोपेगेंडे के तहत किया जा रहा है, ताकि मुल्क को मज़ीद तोड़ा जा सके, मज़ीद मुल्क के हिस्से की टोटे किए जा सके। और इस पे जब इंटरनेशनल मीडिया भी इसी बात को बारहा चैलेंज कर रही है, एक तो इलेक्शन, दूसरा ये सिलेक्शन, और तीसरा मुल्क के हिस्से, जिन 3 चीज़ों पे आपने बाखूबी नज़र रखनी है। ये काम होने वाला है पाकिस्तान में, और हो सकता है कि चंद माह या चंद दिनों में हो भी है। तो इससे बचने का एक ही हल है, अवाम का मैंडेट उन्हें वापस कर दिया जाए, जिसे अवाम ने मुतरिब किया है उससे हुकूमत करने दीजिए, तब हो सकता है मुल्क बचे। और दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपने बॉर्डर को देखे, क्योंकि हमारे मुल्क में ये आम सी बात हो गई है कि एक मंशिया डीलर है जहाँ जिसके पास 1-2 किलो या 1-2 मन निकलती है, हम उसे पकड़ के मार देते हैं, लेकिन उसकी पकड़ी हुई मंशियात कहाँ जाती है आज तक कोई नहीं बताएगा, ना ही किसी ने बताया कि वो मंशियात गई कहाँ, उसके साथ बाद में मंशियात के साथ किया क्या गया। और ये कहा जाता है बैरून मुल्क से दहशतगर्द हमारे मुल्क में दाखिल होंगे तो कैसे होते हैं। बॉर्डर पे तो खड़े होने वाले बंदे का काम है कि चेक करें कि कौन दहशतगर्द है कौन नहीं, और किस तरह वो मुल्क में दाखिल हुआ। किसी चीज़ पे कोई देख नहीं हो रही, खुद मुल्क में छोड़े जा रहे हैं, खुद मुल्क में लाए जा रहे हैं, खुद मुल्क में मंशियात को फ़रोग़ दिया जा रहा है, और खुद ही ये तमाम चीज़ें करवाने वाली को हमारी एस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह से इतनी काबिल है कि वो तमाम सबूत खुद ही छोड़ देती, और फिर सियासत में भी इन्हें मुदखल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये मेरे अज़ीज़ वतन, मेरे मुल्क पाकिस्तान के साथ तब से हो रहा है जब से ये बना है। इसीलिए तो हमने कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को भी मारा है, उन्हें फातिमा जिन्ना को भी मारा है, और मोहम्मद अली जिन्ना के घर को कब्ज़ा करके हमने कोर्ट मर्डर पंजाब हाउस बना दिए। तो फिर 24 घंटे तक तो कोर्ट मर्डर हाउस जला, 24 घंटे के फ़ौरन बाद जिन्ना हाउस हो गया, ताकि अवाम का माइंड बने और अवाम ये कहे कि नहीं, जिन्ना के हाउस के साथ जो किया वो गलत किया। और फिर हमने कहा भी शहीदों की जो निशानियाँ हैं उन्हें वहाँ पे मारा तोड़ा गया, उन्हें गिराया गया। तो वो शहीद हुए कैसे, कौन से मार्के में वो शहीद हुए, उन्होंने कौन सा मार्का किया, क्या आप वहाँ पर मौजूद थे, बताएं अवाम को। कुछ भी आप नहीं बता सकते, आप साबित ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो वहाँ पे छोड़ के भाग आए थे। और जिन जिन शहीदों की आप बात करते हो, कर्नल शेर की अगर आप बात करें तो आप कर्नल शेर को छोड़ के भाग आए थे, वो अकेला रहा था वहाँ पे, अकेला लड़ता रहा। अगर ब्रिगेडियर बाजवा इंडिया का जो ब्रिगेडियर था उस वक्त कंपनी का लीडर था अपनी का, वो अगर बटालियन लीडर था, अगर वो नहीं बताता तो आपको पता ही नहीं चलता कि कर्नल शेर कैसे लड़ा। आज आपने हमारी किताबों में छापा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी वजह से हो रही हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि यकसा निज़ाम में तालीम हो, आप नहीं चाहते कि इंसान को इंसानी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ मिले, वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप नहीं चाहते तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान में वापस है। भुट्टो को भी आप के कहने पे पहले मुल्क के 2 टोटे किए, बाद में भुट्टो को मार दी जाएगी। हमने तो आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी नहीं छोड़ा, उसे मार दीजिए। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में होती आ रही हैं और होती रहेंगी, और इससे बचने का एक ही हल है कि कानून साजी कीजिए, और उस कानून के मुताबिक जिसकी जो ड्यूटी है उसे उस ड्यूटी पे गामजन करवाया जाए, और उससे कहा जाए आपकी ये ड्यूटी आपने यही करनी है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। अगर इसके अलावा वो काम करे तो कानून के मुताबिक उससे सज़ा मिले,
ताकि ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हो सके। और ये तभी दुरुस्त होगी जब कानून किसी का गुलाम नहीं रहेगा, जब आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदा।